नमस्कार। कार्यक्रम खुला आकाश में आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आप सबों की दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा चक्रवर्ती। दोस्तों, कहते हैं कि हजारों मील के इस सफ़र को तय करने के लिए एक छोटे से कदम की आवश्यकता होती है, पर इस छोटे से कदम को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और हिम्मत की ज़रूरत होती है, ये हर एक कोई जानता है। हर एक किसी के बूते में नहीं होती है कि इस कदम को आगे बढ़ाएं, और जो इस कदम को सही मायने में आगे बढ़ा लेता है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, सही मायने में ज़िंदगी का सफ़र वही तय करता है और वही सच्चा मुसाफिर होता है। और जो अपने बूते पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और कह सकते हैं कामयाबी का परचम लहराता है, सही मायने में वो सच्चा इंसान होता है और उसकी शख्सियत हर किसी के सामने आ ही जाती है। आज ऐसे ही एक पर्सनालिटी को हमने खुला आकाश के इस मंच पर आमंत्रित किया है और वो पर्सनालिटी है आईपीएस किम। किम जी, आपका खुला आकाश के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, किम के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2008 में इन्होंने बतौर आईपीएस अपने आप को स्थापित किया और लगातार उस समय से निरंतर काम कर रही हैं। सबसे पहली पोस्टिंग इनकी भागलपुर में एज एएसपी हुआ, उसके बाद सिटी एसपी पटना में रही और बेसिकली किम जो हैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन विगत 12-13 वर्षों से पटना बिहार में वो कार्यरत हैं। बाकी कुछ बातें इनसे करूंगी, तो चलिए बातचीत का दौर मैं आगे बढ़ाती हुई किम की ओर मुखातिब करती हूँ। किम, आप 2008 बैच में एज अ आईपीएस आप चुनी गई, तो जब आपने आईपीएस के तौर पर अपने आप को रखा तो आपके घर में और आपका क्या रिएक्शन रहा? मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत छोटे से शहर में पली बढ़ी और एक छोटे से स्कूल में मैंने जो इनिशियल अपना जो पढ़ाई थी वो पूरी की। तो एक होता है ना जैसे छोटे शहरों में कि ये जो गोल्स हैं या जो भी आप कह रही हैं यूपीएससी की बात थी, ये उतनी उस समय में इतना जो है आसान नहीं था। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि अब मेरी माँ को एटलीस्ट वो ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, जो लगातार उनका बहुत सारी चीज़ों में मेरे पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म हुआ इन डिसीजंस को लेके, जो कि मेरे डिसीजंस थे और जिसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। तो एक तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी और दूसरी बात रही कि पेरेंट्स की अगर खुशी की बात करें तो डेफिनेटली उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बात है। ये तो एक इनर फीलिंग है, अंदर की वो भावना है। और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना और उनके सपनों को अगर बच्चे साकार करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये आप बात कर रही हैं और इनके जो अंदर की भावना है, दर्शकों मैं सामने से देख सकती हूँ, इनकी आंखें छलक रही हैं, यानी कि इतनी ये डूब गई अपने पेरेंट्स की बात को सुनकर। और एज अ आईपीएस ये आज हैं हमारे बीच, तो ये कितने अंदर से एक जो फीलिंग आती है वो इनके आंखों में झलक रही है। तो इमोशनल भी हो रही है कि इमोशनल होने की बात नहीं है, तो अच्छी बात, ये खुशी के आंसू है कि आपके माता पिता के जो सपने थे वो आपने पूरा करने की कोशिश की है। तो क्या किम आप शुरू से आईपीएस बनना चाहती थी या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहती थी या फिर सडनली ये सब हो गया? नहीं, सडनली तो नहीं कहूँगी। हाँ, देखिए पहले तो बचपन में बहुत ज़्यादा आईपीएस आईएएस के बारे में पता नहीं था, बट डेफिनेटली ये जो यूनिफॉर्म है ना, मतलब इसको देख करके प्रॉबेबली आई वुड से दैट दिस लव फॉर यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माय पैशन फॉर बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस मेरी फर्स्ट चॉइस थी और इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। और सच मायने में आप देखेंगे तो
डेफिनेटली ये जो है मोर ऑफ अ मेल बैस्टन है, बिल्कुल। और लोग इसको ज़्यादा मैस्कुलिनिटी से एसोसिएट करते हैं, जो कि सही नहीं है। और अब तो बहुत ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं सभी वॉक्स ऑफ लाइफ में, ऑल द अरीनाज विमेन आर डूइंग सो वेल। सो बट yes, this was my first choice. I wanted to do this and I was lucky that I got this. इसलिए तो मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे जो रास्ते हैं कई तरह की उसमें बाधाएं आती हैं, और लोग अगर कुछ सोच ले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े तो निश्चित ही उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। और किम ने किया कि इन्होंने सोचा कि मुझे आईपीएस बनना है तो वो बन गई। और अभी आपने कहा किम कि लोगों की धारणा होती है कि ये जो फील्ड है, आईपीएस का जो फील्ड है, जो सर्विस है, वो महिलाओं के लिए सही नहीं है। तो एज अ वुमन, एज अ महिला, आप क्या सोचती है कि क्या ये सोच सही है? क्योंकि आप तो कह रही हैं कि कई सारी महिलाएं इस फील्ड में आ रही हैं, तो उनकी इस धारणा को हम चाहते हैं कि हम महिलाएं गलत साबित करें। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि महिलाएं ये गलत साबित कर चुकी हैं। और ये जो है, ये जो सोच है, ये जो नज़र है ना, जो ये सोचती है कि महिलाएं ये कर सकती हैं और महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, ये नज़र बीमार है, इसको इलाज की ज़रूरत है। और उस नज़र को ऐनक लगाना चाहिए, मुझे लगता है, उसका इलाज करा के। women have done so well in all the fields, you know, और अभी तो महिलाएं सभी फील्ड्स जो है, यहाँ तक कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वी आर सीइंग विमेन एवरीवेयर। और हर जगह विमेन जो है, वो जो ग्लास सीलिंग्स हैं उनके लिए जो बनाई गई थी, उनको तोड़ रही हैं लगातार। एंड देयर सक्सेस स्टोरीज आर एवरीवेयर। तो ये कहना कि महिलाएं इसके लिए उचित नहीं हैं, या ये सोचना कि ये चीज़ महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और स्ट्रेंथ को जो हम एसोसिएट रेगुलरली करते हैं ना, मतलब शेयर ब्रूट स्ट्रेंथ से, वो गलत है। मतलब शक्ति सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं होती, उसमें मानसिक शक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट्स को समझें। तो मेरा मानना है, और स्पेशली इन हायर पोजीशंस, तो आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेंटल टफनेस की। सही तो बात है। मैं मानती हूँ कि ये सोच सही नहीं है। एकदम सही कहा। और मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इनर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है, और जो एक महिला में कूट कूट कर भरी है कि उसमें जो कह सकते हैं ना कि अंदर की जो शक्ति है। और अब अगर हम बात करें तो पहले की बात करें और अभी के बारे में ही बात करें, तो पहले भी हमारी महिलाएं कितनी सशक्त रही। अगर झांसी की रानी की बात करें, या हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, या फिर कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों में, या फिर अभी के फील्ड में, या साइंस के फील्ड में, हर एक फील्ड में हमारी महिलाएं आगे हैं। तो अगर महिलाएं को सोच ले कि मुझे करना है तो वो कर सकती हैं। और किम, हमारा जो आज का विषय भी है कि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाएं, और ये जो आईपीएस और आईएएस का जो ये पढ़ाई जो होती है, इस फील्ड में महिलाएं आगे आएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो पढ़ाई का बैकग्राउंड हो वो कैसा हो। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आप अपने स्टडी का जो बैकग्राउंड रहा, कहाँ से आपने पढ़ाई की और कैसे बचपन से आपने अपने आप को तैयार किया, इस बारे में कुछ बताइए। ओके, देखिए, प्रारंभिक तो मैंने आपसे कहा कि मैं एक स्कूल में पढ़ी, छोटे से स्कूल में पढ़ी। उसके बाद जब मतलब ग्रेजुएशन की बात हुई तो सब उत्तर प्रदेश में ही हुआ। अच्छा। तो ग्रेजुएशन के लिए मुझे लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला मिला दिल्ली में। मेरे मार्क्स अच्छे थे और बहुत मेरी इच्छा थी कि मैं कहीं अच्छी जगह पढूं। बहुत इस बात का मुझे शौक था, आई वुड से। सो थैंकफुली वो मेरे मार्क्स अच्छे थे और उसके बाद वहाँ दाखिला मिला। और उसके बाद इफ़ आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि हर कदम पर एक जंग जैसी थी कि जैसे ठीक है कॉलेज में दाखिला मिल गया तो इसके बाद था कि अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो नहीं जाने दिया जाएगा, मुश्किल होगा, बाहर नहीं छोड़ना है। तो उसके बाद खैर वहाँ एडमिशन के बाद वहाँ हॉस्टल में मैं पढ़ी। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है
फिर से यही प्रश्न था कि अब वापस जाना है। इसके बाद तो वहाँ फर्स्ट रैंक आई मेरी, तो हिंदू कॉलेज में दाखिला मिल गया। तो वहाँ हिंदू कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर मार्क्स के बेसिस पर एमफिल में एडमिशन हो गया। और वहाँ पर मैंने तैयारी की सिविल सर्विसेज के लिए। और इस दौरान जब भी स्कूल में भी और कॉलेज में भी हमेशा मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं स्कॉलरशिप से ही पढ़ी और इसीलिए ये गाड़ी चलती रही आई वुड से। तो यही पढ़ाई का सफ़र यही था और डेफिनेटली मेहनत की मैंने, बिकॉज एक तो ये था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यू हैव टू परफॉर्म, मतलब पेरिश और परफॉर्म यही चॉइस थी। इसके बीच में कोई और चॉइस, कोई मिडवे नहीं था। तो इस कारण से भी शायद ऐसा रहा कि हाँ, वो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो है मैं अपने को बहुत लकी महसूस करती हूँ उसके लिए। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने जो बचपन से अपने आप को तैयार किया और बड़े होकर आप अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर पाई हैं और इसको आपने एक कह सकते हैं ना कि चैलेंज के रूप में लिया कि मुझे करना है एंड आई हैव टू डू, और आपने किया। किम, यहाँ पूछना चाहूँगी कि जो आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी मेंटली या फिज़िकली काफ़ी चैलेंज वाली ट्रेनिंग होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है तो लगता है कि एक समय आता है कि नहीं, मैंने कहीं तो ये गलत रास्ता तो नहीं एडॉप्ट कर लिया। तो आप उस चैलेंज में अपने आप को कैसे फिट पाती हैं, कितना उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाती हैं? देखिए सोमा जी, मेरा मानना है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री, राइट? एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। तो ये जो आपका ये जो आपका रूटीन है, आपका फैमिली टाइम है, आपकी छुट्टियां हैं, आपके बच्चे हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं, जो probably this is the price you have to pay for being here, you know। आप बहुत आम तरीके से जो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनको आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह हैं जहां आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सो दैट आई बिलीव इज़ द प्राइस फॉर बीइंग हियर एंड आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर इट। और मैं यही मानती हूँ कि आपको ये चीज़ें डेटर नहीं कर सकती। नॉट एवरीबडी gets to do what he or she wants to do। तो आपको अगर वो मौका मिला है करने का, if you can make even a small difference in the lives of people you touch, so that is a very very big thing। तो उसके लिए ये चीज़ें आप फोरगो कर सकते हैं। यानी आपको सर्विस एंड फैमिली दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा, तभी आपकी जो ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वो सही रफ्तार में चल सकती है। अब बात करते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वो प्रशासनिक सेवा में आए, तो इसके लिए उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या वो उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या करना चाहिए ताकि वो भी इस तरह की परीक्षाओं को दे सके और आप जैसी आईपीएस या हमारे आईएएस में आ सके? देखिए, फॉर वन आई वुड से कि दृढ़ इच्छा शक्ति तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप सोच लेंगे कि आपको कुछ करना है तभी आप वो कर पाएंगे, बिकॉज देयर विल बी मैनी इम्पेडिमेंट्स, बहुत सारे जो हैं रास्ते में विघ्न होंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहना होगा। और वंस यू डिसाइड दैट यू हैव टू डू दिस, अब सिंगल माइंडेडली अगर आप कोई चीज़ करते हैं फोकस्ड रह करके, तो आप ज़रूर अपने एम को अचीव करेंगे। और मेरा मानना है कि लड़कियों के लिए कभी कभी जो है एनवायरनमेंट उतना कोजेंट नहीं होता है, तो उनको तो और भी मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको आगे बढ़ने दें, एक समान मौका दें सबकी तरह, जैसे सब बच्चों को समान मौका मिले आगे बढ़ने का। और लड़कियां कभी भी ये ना समझें कि हम लड़कियां हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ सोच है और कुछ नहीं। बस सोच में बदलाव की ज़रूरत है कि सोच, अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाएंगे तो कोई भी काम कर सकते हैं। अभी आपने अपनी बातचीत के दौरान कही कि एनवायरनमेंट,
आप भी काम कर रही हैं, आपके आसपास आपके नीचे में मेल काम करते हैं या फिर आपके ऑफिसर्स रहते हैं जो मेल पर्सन, तो कैसा एनवायरनमेंट रहता है, अपने आप को कैसे आप वहाँ पर मतलब सही रूप में रख पाती हैं? तो देखिए, एनवायरनमेंट अच्छा है। आई वुड से लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। पहले जो चीज़ें थी उनसे चीज़ें बहुत बदली हैं और बहुत पॉजिटिवली बदली हैं, बट आई वुड से स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन। अगर मैं ये कह दूं कि सब कुछ अच्छा है तो वो शायद सही नहीं होगा। तो मेरा यही मानना है। और मैं एक बात और भी मानती हूँ कि महिलाओं पर एक एडेड प्रेशर होता है हमेशा, क्योंकि उनको हमेशा उनके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि उनको जज किया जा रहा है, उनका कंपैरिजन उनके मेल काउंटर पार्ट से किया जा रहा है, और हमेशा शायद जो जज करते हैं उनके मन में ये बात होती है कि ये कर पाएंगी या नहीं। ऐसा ये शायद मेल्स के संबंध में इतना सही नहीं होता होगा जितना फीमेल्स के लिए ये प्रेशर रहता है। तो वो डेफिनेटली है। तो उससे मुझे तो लगता है कि वो आपके लिए और चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपको लगता है कि इसको गलत प्रूव कर ही दे, बिकॉज यू नो why should people judge you just by your gender? No one has a right to judge you, right? By your gender. आप किस रंग के कपड़े पहने हैं और आप कैसे लग रहे हैं, ये मानक नहीं है आपकी कॉम्पिटेंस डिसाइड करने का, है ना? When you are judged by the quality of your work, when you are judged by the dint of your hard work, that I believe is the real test, you know, not your gender. सही बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ना कि ऑफिस में हो तो अगर आपके नीचे काम करने वाले कोलीग्स, उनमें ये होता है कि हमारी जो बॉस है वो महिला है, एक महिला मुझे ऑर्डर देंगी, तो ये जो एक मेल के अंदर में जो फीलिंग होती है ना, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। और कई बार आपको भी इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ा होगा, लेकिन कहा जाता है ना कि महिलाएं हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेती है, हर सिचुएशन को अपने अनुसार कर लेती है, ये क्वालिटी होती है फीमेल्स में। अगर मैं इसके पढ़ाई की बातचीत में कर रही थी, तो जो हमारी महिला जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, तो सब्जेक्ट्स के चुनाव का कितना महत्व रखता है कि अगर वो यूपीएससी में बैठना चाह रही हैं तो उससे पहले जो तैयारियां होती है, तो सब्जेक्ट्स किस तरह के होने चाहिए ताकि वो स्कोरिंग हो। तो उस बारे में हमारी लड़कियों को जो है, जो सोच रही हैं यूपीएससी में जाने के लिए, उनके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, ये मैं सोमा जी, इफ आई कैन टेक दैट लिबर्टी, आई वुड से कि मैं लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बताना दोनों को हाँ, बिल्कुल कि सब्जेक्ट्स के चुनाव में हमेशा ये देखें कि दूसरों की बातों पे नहीं जाएं, है ना? कि ये सब्जेक्ट, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज हैं जो आपको हमेशा बताते रहेंगे कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये चीज़ में अभी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट मैं बहुत सुनती थी, ये बहुत स्कोरिंग है सब्जेक्ट, ये सब ओहो ये बेकार है, यू नो, दैट इज़ अ शैम। वो बात सही नहीं है। आपको जब भी सब्जेक्ट्स का चुनाव करना हो तो उसको थोड़ा साइंटिफिकली करें। काइंडली लुक एट द सिलेबस ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। आपके जो भी मन में विचार चल रहे हो, जो भी 2-4 सब्जेक्ट्स हो, सबका सिलेबस ले आइए, सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद आपको एक फेयर आइडिया होगा कि इसमें क्या क्या, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम से कुछ भी नहीं होता। तो सब्जेक्ट में जब आप सिलेबस देखते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं, क्या चैप्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, एक तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखें। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं आपको मिल जाएंगे, काइंडली हैव अ लुक एट दैट। और एक बार उसको देख करके सोचिए इंडिपेंडेंटली कि ये क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने होते तो आप किसमें सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। तो वो देखने के बाद आपको एक फेयर आइडिया होगा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकेगा, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, दिस आई कैन थिंक ऑफ। जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको लगे कि ये आप कर सकते हैं, आप इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जो कंफर्ट फैक्टर होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो देखें और उसके बाद ही सब्जेक्ट का चुनाव करें। किसी के कहने पर ना जाएं, मैं पुनः यही बात कहूँगी। इट शुड बी completely and completely your choice. Nobody should tell you what to take and what not to take. That would be wrong.
आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे किम? मेरे पास फिलॉसफी था। उस समय हमारे पास 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। अच्छा, तो इसी सब्जेक्ट्स को लेकर आपने आगे बढ़ा। तो ये तो सब्जेक्ट्स चुनाव का सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए। अगर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें तो राइटिंग प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट होता है इसके एग्ज़ाम्स के लिए? देखिए, अब आपने कहा है कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं बिलीव करती हूँ कि जितना शरीर में आत्मा इम्पोर्टेंट होती है, हाँ। उतनी ही एग्ज़ाम में राइटिंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है। सो बिकॉज आपके मान लीजिए कि जैसे आप सुनते होंगे रेगुलर, मैंने बहुत सुना है और अभी भी सुनती हूँ। मेरे से जैसे कोई मिलेगा तो वो पूछेगा, मैम आप कितने घंटे पढ़ती थी, या दीदी आप कितने घंटे पढ़ती थी। मैं 16 घंटे अगर पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा यूपीएससी। मैं 12 घंटे पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा। 12 घंटे ठीक है ना पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो आप एक बात बताएं कि मतलब मुझे बहुत हैरत होती है कि किसने हमें ये बताया कि घंटों में बंद कर पढ़े। पढ़ाई कभी घंटों में नहीं हो सकती। और 12 घंटे 16 घंटे, हम लोग बैल नहीं है। मतलब 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई पढ़ता है तो मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, आई वुड से कि काइंडली इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पर फोकस करें। आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं और आपका आउटपुट क्या है, 1 घंटे के बराबर भी नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो बेटर फोकस ऑन दी आउटपुट। अगर आप 6 घंटे पढ़ने के बाद भी जो आपका आउटपुट है वो 6 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे के बराबर है, तो इट इज़ गुड इनफ। इसलिए काइंडली मतलब रिटेनिंग कैपेसिटी होती है माइंड की, और फोकस कुछ समय के लिए ही किया जा सकता है। देन यू लूज फोकस, आप सिर्फ समय बिता रहे हैं। तो उसकी जगह काइंडली इस पर ध्यान दें कि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, जो भी आप किताब पढ़ रहे हो, तो उसमें डिसाइड करें कि इस पलट के पन्नों को कि मैं इसे 2 घंटे में पढ़ लूँ। माई फर्स्ट रीडिंग विल बी फॉर 2 आवर्स। उसके बाद जब आप फर्स्ट रीडिंग करें, काइंडली अंडरलाइन वाइल यू आर रीडिंग, गोइंग थ्रू द फर्स्ट रीडिंग ऑफ समथिंग। तो आप अंडरलाइन करेंगे, तो अंडरलाइनिंग से क्या होगा कि वो टेक्स्ट कम से कम आधे में तो रिड्यूस हो जाएगा। आधे के बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो उसको आप 1 घंटे में पढ़ सकेंगे। और जब आप पढ़ें 1 घंटे में, तो काइंडली उसी चैप्टर के पीछे या अपने नोटबुक में उसमें से 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स जो आपका माइंड रिटेन कर रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयरइन कम्स द रोल ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सो मैं अभी आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपने कुछ पढ़ा है तो सिर्फ पढ़ना तो एम नहीं है, उसको आपने कितना रिटेन किया ये एम है। तो आप उसको पॉइंट्स में नोट डाउन करें जो भी आपने पढ़ा, तब आपको पता चलेगा कि आपने इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट किया है या टाइम को यूटिलाइज किया है, फोकस किया। एंड रीड इट अगेन एंड राइट इट। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारा इतना सारा सिलेबस है, मैं सारे एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। तो बहुत टेंशन हो जाती है हमें ना, एग्ज़ाम वर्ड ही टेंशन इवोक करता है। तो आप ऐसा करें कि आप उसको, जब वो 10 पॉइंट्स जो आपके नोटबुक में है ना, शायद 100 चैप्टर्स होंगे आपके, जब वो 10 पॉइंट्स देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसको आप रिवाइज करने की स्थिति में रहेंगे। पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते। सो दैट इज द आइडिया। बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, देखा आपने कितनी सारी टिप्स किम जी ने आपको बताया कि आप जब पढ़ रहे हो तो क्या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किम, आपकी जो ये सर्विस का काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है और आपने भागलपुर में एज अ एएसपी ज्वाइन किया, उसके बाद सीटीएसपी पटना रही, तो इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसको आपने अकेले टैकल किया होगा। तो हम चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना जो आज भी आपको अंदर से वो एक फीलिंग देती है कि नहीं, चलो मैंने कुछ किया है और समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, मैं हमेशा से ये मानती थी कि हमारा जो जॉब प्रोफाइल है ना, इसमें हत्या, डकैती, लूट, ये तो हम डेली सॉल्व करते हैं, डेली देखते हैं केसेस, फाइल्स, ये हमारा रूटीन काम है। बट
एक चीज़ है पुलिसिंग विथ सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता के साथ पुलिसिंग। इसको मैं मानती हूँ कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सीनियर ऑफिसर्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नहीं तो हम में और कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर हम वही काम कंप्यूटर से कह दें तो वो आसानी से कर देगा, लेकिन हमसे एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि हम जिंदगियों से डील कर रहे हैं तो हम सेंसिटिविटी से चीज़ों को देखें और जो है उसमें लोगों को जो भी, मतलब वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जो भी मदद कर सके वो करें। तो आपने कोई केस या कोई ऐसी चीज़ मेंशन करने को कहा, तो रूटीन चीज़ों के जगह एक चीज़ मुझे अभी ध्यान आ रही है आपसे बात करते हुए कि मेरी इंडिपेंडेंट चार्ज में सिटी एसपी के बाद कटिहार पोस्टिंग हुई थी एज एसपी कटिहार। तो कुछ ही दिन हुए थे और उसके बाद सुबह मुझे लगता है कि कुछ 3 बजे रात में एक वेरी अर्ली मॉर्निंग एक खबर मिली कि एक छोटे बच्चे का रेप हुआ है। और बाद में जब और चीज़ें साफ हुई 10-15 मिनट बाद खबर मिली कि उस बच्ची की डेड बॉडी मिल गई है। तो उसके बाद वो बहुत ही सुदूर इलाका था दियरा का जो है, बहुत रिवराइन। तो हम लोग वहाँ पर गए तो वी गॉट द डेड बॉडी इन द फील्ड। तो वहाँ पर वो जो बच्ची थी, तो वो घटना वो देखने के बाद मन बहुत बुरी तरह उस घटना ने मुझे झकझोरा। तो वहीं पर डिसाइड किया कि नहीं, इस मैटर में ज़रूर कुछ करेंगे, मतलब कुछ बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। सो उसमें हम लोगों ने सभी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की, जो भी ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स थे, सीमेन सैंपल्स थे। उस ज़माने में उतना पॉपुलर नहीं था ये सब, आजकल और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और जो भी साइंटिफिक एविडेंस था उसमें अक्यूज्ड को उसी दिन गिरफ्तार किया हमने और सारी केस डायरीज कंप्लीट करके और चार्जशीट दाखिल किया गया विदिन 24 आवर्स। और उस केस में को हम लोगों ने टेकअप किया, जुडिशरी से बहुत मदद मिली हमें और उनसे कोऑर्डिनेट करके हमने उसमें 7 दिन के अंदर ट्रायल करा के डेथ पेनल्टी अवार्ड हुआ उस केस में। तो ये जो डेथ पेनल्टी था 7 दिनों के अंदर ट्रायल के साथ, ये बिहार का प्रॉबली पहला केस था और शायद इंडिया में भी कुछ केसेस में से एक होगा। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो करती हैं उसमें सेटिस्फैक्शन मिले, संतोष मिले, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। वैसे तो बहुत सारी बातें करना चाह रही हूँ लेकिन समय की कमी है। चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को छोटा सा टिप्स दे दें कि अगर हमारे इस फील्ड में अगर आना चाहिए लड़कियाँ, जल्दी, समय की कमी है। सो आई वुड जस्ट से एक मतलब आप कह रही हैं तो जस्ट एक कुछ फ्यू लाइंस हैं जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती हैं, तो वो आपसे शेयर करना चाहूँगी, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। रश्मि रथी की लाइंस हैं बाय रामधारी सिंह दिनकर। ये वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो विघ्न हमेशा आते रहेंगे, उनको हमेशा चैलेंज की तरह लेते हुए टेक एवरी चैलेंज विच life throws at you and keep moving, keep doing new things, keep breaking the glass ceilings, that you would win the world. बहुत 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 सुंदर। थैंक यू सो मच किम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतना मोटिवेट किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। आपका खुला आकाश मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, द्वारा निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। तो बस आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।